नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वन संसाधनों के बारे में, उनके प्रबंधन के बारे में, वन उन्मूलन के बारे में कि किस प्रकार से वन संसाधनों के प्रबंधन किया जा सकता है, उनका संरक्षण किया जाए। तो वन संसाधन जो हैं वो हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनके बिना हम पर्यावरण की कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि वन क्षेत्र में कमी आ रही है, वो वनों की तेजी से कटाई की जा रही है और ये स्थिति क्या कहलाती है? वनोन्मूलन कहलाती है। मानव ने जैसे जैसे अपनी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया तो वो गतिविधियां ऐसी है कि उनके लिए यदि क्षेत्र की आवश्यकता थी तो वनों को काटा गया, यदि उद्योग में कच्चे माल की आवश्यकता थी तो वनों को काटा गया, ईंधन के लिए आवश्यकता थी वनों को काटा गया। तो इस प्रकार से जो है वनों की कटाई क्या हो गई है, वो अनियमित हो गई है। वन जो है प्रकृति के इतने महत्वपूर्ण घटक है कि इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन, जीवनदायिनी ऑक्सीजन है वो किससे प्राप्त होती है? वनों से, पौधों से ही प्राप्त होती है। तो इन्हें हम हरा सोना भी कह सकते हैं। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं हमारे लिए वनों का बहुत अधिक महत्व है, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। यदि भवन निर्माण सामग्री की बात करें, फर्नीचर में इनका यूज़ किया जाता है, ईंधन के रूप में वनों का यूज़ किया जाता है। वनों से मानव को क्या प्राप्त, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। यदि हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो पर्यावरण जो है, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उसमें जो जलवायु का जो है, मौसम के जो तत्व हैं वो भी वनों से प्रभावित होते हैं। जो जलवायु संतुलन की बात करते हैं और जैव विविधता की जो बात करते हैं, तो जैव विविधता वहीं ज़्यादा पाई जाएगी जहाँ पे वन संसाधन अधिक है। वनों में या जंगलों में ही जो है अधिक जीवों में विविधता पाई जाती है। वन मृदा अपरदन को नियंत्रित रखते हैं क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। लेकिन आज भौतिक संस्कृति के दौर में मनुष्य ने अपने आर्थिक लाभ के लिए वनों का इतना अधिक दोहन कर दिया है कि वनों में कमी आ रही है। जो पाचतंत्र के निम्न स्तर पे जो वन जो है उत्पादक के रूप में हैं, और उनकी कमी आने की वजह से जो पारितंत्र है वो भी क्या हो रहा है, उसमें विकृति आ गई है। तो वनों की जो पोषणीय सीमा है, पोषणीय सीमा मतलब कि हम उतने ही वन काटें जितने हम वापस प्रकृति में उगा से उसे मतलब वापस दे सकें। तो उस पोषणीय सीमा को मनुष्य ने लांघ दिया है। वो खुद देख रहा है कि बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आ रही है। सूखे की समस्या, बाढ़ की समस्या है, मृदा अपरदन बढ़ गया है, भूसंकलन की घटनाएं हो रही है पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसका सबसे बड़ा कारण वन विनाश है, भूक्षरण है। मरुस्थलीकरण का एक वजह जो है वो बड़ी वजह है, क्या है? वनस्पति का न होना है। जल प्लावन है, भूजल में कमी जो है वो वनों की कटाई की वजह से आ रही है, क्योंकि जहाँ पे वन होते हैं वहाँ पे वर्षा भी जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। प्लस वनों की जड़ों के द्वारा पानी जो है नीचे की तरफ जो है स्रावित होता है। जलवायु में जो परिवर्तन देखते हैं उसकी भी एक वजह वन ही है। वन इसलिए हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कि पर्यावरण में या हमारी जो वायुमंडल में बढ़ रही है। तो वन जो है ऑक्सीजन जो है पेड़ छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो क्योंकि पेड़ों को काटा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं किया गया वनों के द्वारा, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ही रह गई। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका कारण क्या है? वनों का न होना, वनों का काटा जाना। यदि हम भारत की वन रिपोर्ट 2017 की बात करें तो उसका जो भारत में वन संबंधी जो मूल्यांकन किए जाते हैं वो 1987 से इसके प्रकाशन किया जाता है। हर 2 वर्ष में प्रकाशन होता है। 2017 में जो प्रकाशन किया गया तो उसमें क्या किया जाता है, जो हमारे जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके द्वारा आंकड़े दिए जाते हैं। उन आंकड़ों को एक्साई करके और फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो जो 2017 की इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भारत में वन आवरण कितना है? लगभग 7,08,273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और यदि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखें तो ये कितना है? 21.54%, जब ये होना कितना चाहिए? 33%, यानी कि उससे काफ़ी कम है। लगभग 12% के लगभग जो है वो उससे कम है। और यदि हम वृक्ष आवरण की बात करें तो वह कितना है? 93,815 वर्ग किलोमीटर।
और यदि इन दोनों को शामिल करते हैं तो कुल वन और वृक्षों का जो आवरण है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, मात्र 24.39% है। यानी हमें जो एक निश्चित जो प्रतिशत चाहिए वनों का कि 33% जो भूमि पे वन होने चाहिए वो हमें प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया है। जबकि अभी काफ़ी योजनाएं भी चलती है इसके लिए, वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जाते हैं, वन महोत्सव जो है वो मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता 33% तक हम अभी नहीं पहुँचे हैं। वनोन्मूलन या वन विनाश जो है, तो वन जो प्रकृति के महत्वपूर्ण घटक हैं और ये जो है क्या करते हैं, इनकी जो जड़ें होती है वर्षा जल को सोखकर क्या अंत संचरण में मदद करती है। धरातली जो जल जो बहता है उसको कमी लेके आती है, जिसकी वजह से भूमि के जल में वृद्धि होती है। तो इससे बाढ़ नहीं आएगी, ये ना इससे सूखा नहीं होगा, क्योंकि यदि जल की नमी बनी रहती है, भूमिगत जल हमें प्राप्त होता है, तो हम क्या है कि उसको कृषि में कार्य में यूज़ कर सकते हैं, तो सूखे का प्रकोप भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो वनस्पति है उससे वाष्पोत्सर्जन होता है, तो उसके कारण वायु में नमी की मात्रा बढ़ती है, और नमी बढ़ेगी तो वहाँ पे वर्षा में भी वृद्धि आती है। तो इसलिए वनों क्या कहा जाता है कि ये वर्षा को आकर्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं वनों की विनाश के कारण, यानी किन कारणों की वजह से आज जो वन क्षेत्र जो वो घट गया है, या हम 33% का जो लक्ष्य चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ा इसका कारण है कि वन भूमि का कृषि भूमि में होने वाला परिवर्तन। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे क्या हुआ, डिमांड्स बढ़ गई हमारी, हमें खाद्य समस्या जो आ रही है, यानी कि भोजन की डिमांड बढ़ी है, प्लस लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए तो वनों को काटा जा रहा है, उद्योगों को लगाने के लिए जगह चाहिए तो वनों को काटा गया। इसके अलावा काफ़ी क्षेत्र ऐसा था क्योंकि कृषि हमारी जो खाद्य की डिमांड बढ़ी, यानी भोजन की डिमांड बढ़ी, तो काफ़ी वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। तो कृषि की उपज तो बढ़ गई, लेकिन वन क्या है, वन नष्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि की वजह से भी वनों का काफ़ी विनाश हुआ है। कृषि में यदि हम बात करें तो एक कृषि है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या किया जाता है कि फसलों के स्थान पर खेतों का स्थानांतरण होता है, और इसके लिए क्या करते हैं ये लोग जो है, वैसे ये अधिकांश जो स्थानांतरित कृषि जो है वो पिछड़े इलाकों में, आदिवासी इलाकों में की जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वन क्षेत्रों को जलाकर और उसे कृषि भूमि में परिवर्तित करते हैं, लेकिन ये केवल कृषि भूमि परिवर्तित करने के बाद में ही इनका काम नहीं हो जाता। हर 2 से 3 साल में ये क्या करते हैं, उस भूमि को छोड़ देते हैं और दूसरी जो वन क्षेत्र में जाके उसको जलाकर नया खेत तैयार करते हैं। तो इस वजह से जो है काफ़ी वन क्षेत्र जो क्या होता है कि उनके कृषि भूमि बनाने की वजह से नष्ट हो जाता है, वो पुनः वहाँ पे वनावरण विकसित नहीं हो पाता। तो कृषि के कार्य की वजह से भी काफ़ी मात्रा में जो पेड़ जो है वो नष्ट हुए हैं। दूसरा है वनों का चरागाह में परिवर्तन। जैसे जैसे हमारी डिमांड्स बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, हम पालतू पशु बढ़े हैं, तो उनके लिए चरागाहों की आवश्यकता हुई। तो चरागाहों के लिए भी वन क्षेत्रों को काटा गया, उनके चरागाहों में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे कि हम बात करें विश्व के जो शीतोष्ण कटिबंध के जो प्रदेश है, भूमध्य सागरीय जलवायु की जो प्रदेश है, वहाँ पे वन्य क्षेत्रों को किसमें परिवर्तित कर दिया गया है, जंतुओं को चराने के लिए चरागाहों के रूप में। और इन क्षेत्रों में जो पशुओं को चराया जाता है, और जो विकसित देश हैं विशेषकर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा मतलब कि औद्योगिक रूप से विकसित है, तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी वन क्षेत्र है वो उसको किसको परिवर्तित कर दिया गया, चरागाह के रूप में। वन का एक कारण अतिचारण भी है कि जैसे उष्ण और उपोष्ण जो कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र है, जो अर्ध शुष्क इलाके हैं, वहाँ पे क्या है वैसे ही पानी की कमी होती है, तो वनस्पति कम होती है, तो वनों को क्या करते हैं, पशु चारण के लिए प्रयोग करते हैं। तो इनमें पशुओं की संख्या तो अधिक होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गहन कृषि की जाती है ना, इसके लिए चारे की फसल अलग से बोई नहीं जाती, तो जिस वजह से क्या होता है, इनके जो पशु है वो किस पे डिपेंड हो जाते हैं, वनों पे डिपेंड हो जाते हैं, और इसलिए वनों में अतिचारण होता है। और इसके अलावा वनों में जब पशु चरते हैं तो वो अपने खुरों से भूमि को इतना रौंद देते हैं, यदि कोई छोटे छोटे पौधे हैं तो वो तो उगने से पहले ही नष्ट
हो जाते हैं, कोई नवीन जो बीज हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते, छोटे जो पौधे हैं वो प्रस्फुटित नहीं हो पाते। तो अतिचारण की जो समस्या है वो मुख्य रूप से उष्ण और उपोष्ण इलाकों में पाई जाती है, जहाँ पे अलग से चारे की फसल नहीं बोने की वजह से पशुओं को वन क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है। अगला एक प्रमुख कारण है वनाग्नि। ये काफ़ी बड़ा कारण है वनों के नष्ट होने का, कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ग्रीष्म की वजह से या अन्य किसी वजह से वनों में आग लग जाती है, तो वन काफ़ी नष्ट होते हैं। इसमें वनों में प्राकृतिक रूप से तो ग्रीष्म की वजह से आग लगती है, और मानवीय कारणों से क्या होता है कि लोग वहाँ पे जाते हैं, यदि वहाँ पे गलती से भी वो कोई चिंगारी डाल देते हैं तो उस वजह से वो पेड़ जो है वो चिंगारी पकड़ लेते हैं और काफ़ी जो वन क्षेत्र है इसमें नष्ट हो जाता है। तो वनों में आग लगने से जो पौधों का पुनर्जनन जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, प्लस वन्य जीव मरते हैं तो क्योंकि वो उनके प्राकृतिक आवास स्थल है, तो उसकी वजह से जैव विविधता को भी काफ़ी हानि पहुंचती है और हमारे पाचन तंत्र में विकृति आने लगती है। इसके अलावा लकड़ी की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हम देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ी है, फर्नीचर के लिए, उद्योगों के लिए, नगरीकरण ने भी जो क्या किया है लकड़ी की डिमांड को बढ़ाया। तो इसके अलावा देहाती जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी का यूज़ जलाने के लिए किया जाता है, तो लकड़ी की मांग बढ़ी है, तो उस वजह से भी पेड़ों को जल्दी जल्दी काटा जा रहा है। घरेलू या व्यापारिक उद्देश्यों की हमने बात की, जैसे कि लकड़ी काटने का कार्य जो कागज़ है, लुगदी उद्योग है, दिया सिलाई उद्योग है, इमारतें बनाई जाती है, रेल के डब्बे बनाने हैं, नाव है, यानी काफ़ी जो वस्तुएं जो है वो लकड़ी से बनती है। तो इन व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भी वनों को काटा गया है। एक अन्य जो कारण है वो है खनिजों का खनन। खनिजों का जब खनन किया जाता है तो इनमें से काफ़ी खनिज जो है वो कौन से क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, भारत की यदि हम बात करें तो भारत में भी जो जो खनिज हैं वो दुर्गम क्षेत्रों में हैं, जो पठारी क्षेत्रों में है या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में है, वनों के क्षेत्रों में है। तो वहाँ पे जब खनन क्रिया के लिए पेड़ या वन जब उनकी कोई बाधा पहुँचाते हैं तो ऐसी स्थिति में वनों को साफ कर दिया जाता है। तो खनन के दौरान भी हम देखते हैं कि तेज़ी से वनों का विनाश होता है और खनन हेतु बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे मिट्टी जो है वो भी नष्ट हो जाती है। तो भारत में पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा राज्य है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड, तो ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो भारत के अधिकांश जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो खनन के लिए या इन खनिजों को प्राप्त करने के लिए वनों को काफ़ी मात्रा में काटा गया है। वनोन्मूलन के पर्यावरण पे क्या प्रभाव है, किस प्रकार से हमारे पर्यावरण में विकृति आ रही है, नुकसान पहुंच रहा है। तो ये क्योंकि हमारे प्रमुख जैविक घटक हैं, पारतंत्र में सबसे निचले स्तर पे हैं, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस भोजन का निर्माण भी इनके द्वारा ही किया जाता है। तो इसका प्रभाव न केवल मनुष्य पर, संपूर्ण पारतंत्र पर, संपूर्ण जो जैव मंडल पे दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु पे प्रतिकूल प्रभाव की। तो थॉर्नथवेट महोदय जो हैं उन्होंने बताया कि वर्षा की जो क्रियाशीलता होती है उसमें वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वर्षा उपरांत क्या होता है, आर्द्रता में तेजी से वृद्धि होती है जो कि तापमान को नियंत्रित करती है। और यदि वर्षा की मात्रा में कमी होगी तो शुष्कता आएगी, और शुष्कता आएगी तो मरुस्थलीकरण की स्थिति पैदा हो जाएगी। यदि वनोन्मूलन होता है तो जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो बाधित होते हैं, क्योंकि जल चक्र में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, उन सभी में वनों की महत्वपूर्ण, पौधों की, पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि ये नष्ट होते हैं, इनमें विकृति आती है, तो ये जैव भू रसायन चक्र जो है वो भी क्या होते हैं, विकृत हो जाते हैं, इनकी क्रियाशीलता भी अव्यवस्थित हो जाती है। बाढ़ जो है वो काफ़ी पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार बाढ़ आती है। जो जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं उनमें यदि वन काट दिए जाते हैं तो मिट्टी का अपरदन बढ़ता है, मिट्टी अपरदन बढ़ने से मिट्टी नदी के तल में चली जाती है और नदी का तल ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही अधिक वर्षा होती है वो जो नदी है वो क्या करती है, अपनी जो तट है सीमा को तोड़ के बाढ़ लेकर आती है। और वर्षा से जो जल प्राप्त होता है वो मृदा में जाता है, तो वो मृदा में जाने में वनस्पति का प्रमुख सहयोग होता है। यदि वनस्पति नहीं है तो क्या होगा, वो पानी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ भूमिगत जल का रूप नहीं लेगा, वो सरफेस पे बहेगा और सरफेस पे फिर सूक्ष्म नालियों से होता है वो कहाँ जाएगा, मुख्य धारा में मिलेगा। और क्योंकि पानी जो है सरफेस पे ही है, नीचे नहीं गया, तो सारा पानी इतना अधिक हो जाएगा
कि वो बाढ़ का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि यदि वन ही हैं, वनों की जड़ें ही हैं जो कि पानी की तीव्रता को कम करती है, और यदि वन नहीं होंगे तो पानी तेजी से बहेगा। जैसे हम बात करें भारत में बिहार राज्य की, बिहार में वनस्पति का आवरण कम होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी बाढ़ें आई है। जल संसाधनों की जो मात्रा होती है वो भी वनों से प्रभावित होती है। यदि वन काटे जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, तापमान बढ़ेगा, और इसकी वजह से जो जल स्रोत हैं वो क्या है, सतही जल स्रोत तो सूखेंगे ही, प्लस जो भूमिगत जल स्तर है वो भी नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वृक्ष विहीन जो क्षेत्र है वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है। हम कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन विनाश के कारण अधिकांश जो जल स्रोत, जैसे मसूरी, देहरादून के जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे वन इतने अधिक काटे गए हैं कि अधिकांश जल स्रोत सूख गए हैं। वनों के काटे जाने से, वनों के विनाश से मृदा अपरदन में भी वृद्धि होती है। ये हमने पहले बात की है कि वृक्ष की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती है, और यदि वनों का विनाश होगा तो क्या होगा, मिट्टी जो जड़ें नहीं होगी पेड़ों की तो मिट्टी को बांध के नहीं रखेगी, तो मिट्टी उखड़ के पानी के साथ चली जाएगी। तो वन विनाश के कारण एक ही होता है कि वर्षा जल की जो बूंदें हो तेजी से धातलीय भाग पे प्रहार करती है, और यदि वनावरण वहाँ पे होगा तो प्रहार नहीं कर पाती। इसके अलावा पेड़ पौधे धातलीय प्रवाह को धीमा करते हैं, उसे भूमिगत करते हैं, जिसकी वजह से मृदा अपरदन कम होता है। हम देखते हैं कि जो हम क्षेत्र वृक्षविहीन हैं उन क्षेत्रों में जल ग्रहण क्षेत्रों की जो तेज ढाल वाले भागों से जल तेज गति से मृदा को काटता हुआ प्रवाहित होता है, और उसके उपरांत नदियों में अवसाद भार में वृद्धि होती है, और वह अवसाद भार किस रूप में सामने आता है, बाढ़ के रूप में सामने आता है। तो ये हमने बात की थी वन जो हो रहा है उसके पर्यावरण पे क्या प्रभाव है, हम पे क्या प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं वन संरक्षण के बारे में, वन संसाधनों के प्रबंधन के बारे में, कि मनुष्य चाहे कितना ही भौतिक प्रवृत्ति का बने, चाहे वो कितनी प्रगति कर ले, यदि वो पर्यावरण से सहयोग नहीं करेगा तो एटलीस्ट अंत में उसको नुकसान जो है किसको होना है, मनुष्य को ही होना है। आज जो हम स्थिति देख रहे हैं, जो भयावहता देख रहे हैं इस महामारी की, उसकी जिम्मेदार अकेली प्रकृति नहीं है, कहीं ना कहीं उसके पीछे मनुष्य का भी हाथ है, क्योंकि मनुष्य ने पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रहने दिया, वनों को काटा तो ऑक्सीजन की कमी आ रही। यदि वन होते तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती, मनुष्य स्वस्थ रहता, लेकिन क्योंकि मनुष्य ने वनों को काट दिया है, वो पारितंत्र में विकृति लाने पे उतारू है, तो वही पारितंत्र की जो विकृति है उल्टा उस पर प्रभाव डाल रही है। तो हम देखते हैं कि वन संरक्षण के लिए कौन से उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पहला है वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन है उसके दोहन की एक सीमा प्रकृति ने डिसाइड की है, जिसे कहते हैं पोषणीय या जीवन धारणीय सीमा। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि वनों का उतना ही दोहन किया जाए जितना वह पुनर्भरण कर सके, अर्थात वनों के काटने तथा वृक्षारोपण की जो दर है उनमें अनुपात होना चाहिए। लगाए हुए वृक्षों का उस समय तक दोहन आरंभ न हो जब तक वे पूर्ण परिपक्व नहीं हो। इसके अलावा वनाग्नि से सुरक्षा, वनों की जो आग लग जाती है उसकी वजह से भी काफ़ी मात्रा में वन है वो नष्ट होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1955 से 64 के दौरान वनाग्नि से 10 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। अतः कैंप फायर आग से वनों की सुरक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा वनों का हानिकारक कीटों से रक्षण करना, मनुष्य के अलावा जीवों में वनों को अनेक हानिकारक कीट जो है वो नष्ट करते हैं, जैसे दीमक है, झिंगुर, गुबरेला। तो इन कीटों को क्या कर सकते हैं, जैविक नियंत्रण विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चयनात्मक कटाई की जानी चाहिए, यानी वृक्षों की कटाई की जाए जितनी वास्तव में मांग हो, और वृक्ष को संपूर्ण नहीं काट के बल्कि उसकी शाखाओं को काटा जाना चाहिए ताकि पारिस्थितिक संतुलन एकाएक विकृत नहीं हो। इसके अलावा ईंधन के लिए वनों को नहीं काटा जाए बल्कि अन्य वैकल्पिक स्रोत है वो ढूंढे जाएं। घरेलू उपयोग के लिए इमारती लकड़ी के स्थान पे वैकल्पिक वस्तुओं से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाए।
पुनः वनीकरण को व्यवस्थित विधि से विकसित किया जाए। ऐसे वृक्ष लगाएं जो बहुउद्देशीय और तेजी से विकसित हों। इसके अलावा बहुउद्देशीय वृक्षों की बागवानी को बढ़ावा दिया जा सकता है। पारिस्थितिकी की जो अनुकूल दशाएं हैं वैसे वृक्ष विकसित किए जाए ताकि वो उनकी जीवितता का प्रतिशत है वो बढ़ता रहे। इसके अलावा वनों के लाभ के बारे में और यदि हम वनों को काटते हैं उनसे क्या हमें हानि होती है उनके बारे में जन चेतना फैलाई जाए। इसके अलावा सामाजिक वानिकी योजनाएं, कृषि वानिकी जैसी योजनाएं जो हमारे यहाँ चल रही है भारत में, वैसी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण करके उसको सख्ती से लागू किया जाए और उसके अनुरूप ही वन विकास किया जाए। वन संरक्षण से संबंधित जितने नियम बनाए गए हैं उनको कड़ाई से लागू किया जाए, उनमें किसी प्रकार की शिथिलता न हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि वनों के कटने का एक वजह है बहुउद्देशीय योजनाएं। तो उन बहुउद्देशीय योजनाओं का जब हम क्रियान्वयन करें तो वन संसाधनों की महत्ता को मद्देनजर रखा जाए, इसके लिए कार्य किया जाए। तो यदि हम इस प्रकार से वनों को जो कटाई जो है उसको नियंत्रित करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, या और इस प्रकार जैसे हम बात करें खेजड़ली गाँव जोधपुर जो राजस्थान में ही है हमारे, तो वहाँ अमृता देवी द्वारा जो संरक्षण आंदोलन चलाए गए हैं जो कि जन आंदोलन था, इस प्रकार का जो जन आंदोलन यदि हम चलाएं तो इससे भी वनों को बचाया जा सकता है। वनों के संरक्षण के बारे में लोगों को क्या किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है ताकि वे कम से कम वनों को नष्ट करने की सोचें। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा हम वन संसाधनों को नष्ट होने से, वनों का जो विकृति आ रही है, जो पर्यावरण विकृति आ रही है वनों के नष्ट होने से, उसमें कमी ला सकते हैं, उसमें कम जो है उससे प्रभावित होने से बच सकते हैं। तो आज हमने वनों के वन जो संसाधन क्यों हमारे लिए उपयोगी हैं, उनका पर्यावरण पे वनोन्मूलन क्या है, किस प्रकार से वो पर्यावरण पे प्रभाव लेकर आ रहे हैं और किस प्रकार से वन संरक्षण के लिए उपाय किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं, तो उनके बारे में हमने डिटेल से बात की। तो आज के लिए धन्यवाद।